हेलो दोस्तों, मैक मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आर.एस. खुरमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट में हमने 57 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम 58 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ फिगर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे को मैंने कुछ फिगर बनाए हैं। ठीक है, ये फिगर में जो फर्स्ट फिगर है वो हॉरिजॉन्टली इमर्ज्ड सरफेस का है, यानी कि जो बॉडी टोटली डूबी हुई है। ठीक है, इसमें बॉडी में एक पॉइंट कंसिडर करा, जो जी कंसिडर करा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जी से लेके लिक्विड सरफेस के बीच की डिस्टेंस ये एक्स बार कंसिडर की गई है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, डब्ल्यू इंटू ए इंटू एक्स। ठीक है, और अगर हम वर्टिकल इमर्ज्ड बॉडी लेते हैं तो उसमें एक जी पॉइंट कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो लिक्विड सरफेस है जिसकी डिस्टेंस एक्स बार होगी। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लेंगे हम सेंटर ऑफ प्रेशर का। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर और लिक्विड सरफेस के बीच की डिस्टेंस हमने एच बार ली। ठीक है, अगर हम सरफेस को इंक्लाइन करते हैं, ठीक है, इंक्लाइन करते हैं थीटा डिग्री के एंगल में, तब जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू होगी डब्ल्यू ए एक्स बार होगी, और जो एच बार की वैल्यू यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर के पॉइंट से लिक्विड सरफेस के बीच की डिस्टेंस जो है, तो वह आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स बार होगी प्लस एक्स बार। ठीक है, अगर हम एक कर्व सरफेस लेते हैं, ठीक है, तो कर्व सरफेस अगर हमने ये कंसीडर करा, तो इसमें अगर हम इसके टेंजेंशियल ही एक प्लेन के इसके परपेंडिकुलर हम एक कंपोनेंट लेंगे, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, तो इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर के कंपोनेंट लेंगे हम यहाँ पे को, तो अंडर रूट पी एच स्क्वायर, ये पी एच क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जितने भी उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो प्रेशर लग रहा होगा हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट में, और जो हॉरिजॉन्टली आपके वर्टिकल प्रेशर लग रहा होगा, इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करके अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर हमारा निकल जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू पीवी अपॉन पी एच। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 58 क्वेश्चन है, द टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टली इमर्ज्ड सरफेस। तो हॉरिजॉन्टली इमर्ज्ड सरफेस का टोटल प्रेशर क्या होगा, डब्ल्यू ए एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल प्रेशर ऑन एन इमर्ज्ड सरफेस इंक्लाइंड एन एंगल थीटा। अगर इसमें फिर टोटल प्रेशर की बात की गई है, तो टोटल प्रेशर इंक्लाइंड सरफेस का क्या होगा, टोटल प्रेशर तो सेम ही रहता है तीनों कंडीशंस में, डब्ल्यू ए एक्स। ठीक है, नेक्स्ट 68th क्वेश्चन है, the point at which the resultant pressure on an immersed surface act is known as। जहां पर को जो रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करता है किसी पॉइंट में, तो वो रिजल्टेंट प्रेशर जितना वाटर का प्रेशर लगता है बॉडी पे, तो वो क्या कहलाता है, वो सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट डैश द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इमर्ज्ड सरफेस के लिए, सेंटर ऑफ प्रेशर है वह हमेशा बिलो होगा, नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, नीचे हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर रहेगा। ये पॉइंट याद रखना, सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, जो एच बार से डिनोट करें, ठीक है, फॉर अ वर्टिकल इमर्ज सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज गिवन बाय। तो इसका सही आंसर है आई जी ए एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक है, आई जी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ए आपका एरिया ऑफ इमर्ज्ड बॉडी, जो भी हमारी बॉडी हमने शिंक करी है, और नेक्स्ट है एक्स बार है जो डेप्थ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके लिक्विड सरफेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ वर्टिकली इमर्ज्ड सरफेस लाइज एज अ डिस्टेंस इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाई ए एक्स बार बिलो। ठीक है, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इतना नीचे रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करिए वो हमेशा बिलो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकली इमर्ज्ड सरफेस शोन इन फिगर 3.8 में जो फिगर शोन हो रखा है, ठीक है, वर्टिकली इमर्ज्ड सरफेस है, द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो एच बार इज इक्वल टू आई जी, ठीक है, आई जी डिवाइडेड बाई ए एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक है, और आई जी की वैल्यू क्या होती है, इस फिगर के लिए होती है बी डी क्यूब बाय 12। ठीक है, और जो एरिया है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है बी इंटू डी, बी डी, और एक्स बार। ठीक है, अब इसमें प्लस कर देंगे हम जो ये एक्स बार की वैल्यू है। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड कर दिया, और ये बी डी क्यूब में से बी कटा, और डी क्यूब में से एक डी कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये है।
बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर एन इमर्ज्ड सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ द लिक्विड सरफेस लाइज एट द डिस्टेंस इज इक्वल टू। ठीक है, जो इसमें डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि एस बार की वैल्यू दी है, पूछी है, और एस जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इसका आंसर होगा जो आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार होगा, इतना बिलो होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर की बात की है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तुलना में वो नीचे होगा। ठीक है, मतलब उसके बिलो होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ अ लिक्विड ऑन वन ऑफ इट्स साइड, द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल पर यूनिट लेंथ इज। तो जो प्रेशर पर यूनिट लेंथ होगा वन साइड में जो लग रहा है प्रेशर, वो कितना होगा वर्टिकल वॉल में, तो वो होगा डब्ल्यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे डब्ल्यू आपका स्पेसिफिक वेट है, एच आपका हाइट ऑफ अ लिक्विड सरफेस से हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाटर टैंक कंटेन 1.3 मीटर डीप वाटर। ठीक है, जो उसकी एच है वो ये 1.3 मीटर दे रखी है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर पर मीटर लेंथ, जो वाटर पर मीटर लेंथ अभी हमने क्या पढ़ा था, डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2। अब डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 लेंगे हम। ठीक है, और इसमें जो एच स्क्वायर है, एच क्या है 1.3 हमें गिवन है, 1.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 8.29 किलो न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड ऑन वन ऑफ इट्स साइड, द टोटल प्रेशर ऑन वॉल एक्ट एट अ डिस्टेंस। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे एक्ट करता है, तो इसका सही आंसर है 2h डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इतनी डिस्टेंस लिक्विड सरफेस से इतनी डिस्टेंस में आपका एक्ट करता है टोटल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ अ लिक्विड ऑन वन ऑफ इट्स साइड, विच of the following statement is correct? A, the pressure on the wall at the liquid level is minimum, the pressure on the bottom of the wall is maximum. C, the pressure on the wall at the liquid level is 0 and on the bottom of the wall is maximum. C is the right answer। जो प्रेशर होगा वो लिक्विड लेवल पे तो 0 होगा और बॉटम वॉल पे वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से अगर प्रेशर लग रहा है, द रिजल्टेंट प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ टू प्रेशर। ठीक है, वो डिफरेंस होगा, मतलब जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो दोनों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है उसका डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लॉग गेट द रिएक्शन बिटवीन टू गेट्स आर। तो लॉग गेट का फॉर्मूला क्या होता है, P डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा, जहाँ आपको P क्या है, रिजल्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, और A क्या है आपका, इंक्लिनेशन ऑफ गेट विद द नॉर्मल टू द साइड ऑफ द लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ ऑन वर्टिकल मेसनरी वॉल डैम। तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर क्या है, डब्ल्यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता तो वो किलो पास्कल के बराबर होता। ठीक है, और ये पास्कल के बराबर होगा। द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज, प्रेशर इंटेंसिटी WH होता है, जितना ज्यादा गहराई उतना ज्यादा आपका प्रेशर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ डैम इज चेक्ड फॉर टेंशन एट द बेस, ओवरटर्निंग ऑफ द वॉल और डैम, स्लाइडिंग ऑफ द वॉल और डैम। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम बायोंसी के बारे में पढ़ेंगे। टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू अपलिफ्ट एन इमर्ज्ड बॉडी बिकॉज ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ लिक्विड कॉल्ड बायोंसी। ठीक है, हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं। ठीक है, वह बॉडी पानी में है, जैसी वो बॉडी पानी में उतरती है तो अपने भार के अकॉर्डिंग वह कुछ पानी डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, और जो पानी है, नीचे का वाटर है, वह उस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में ढकेलने की कोशिश करता है। जो ये अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट लगता है, उसको हम फोर्स ऑफ बायोंसी कहते हैं। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ बायोंसी होती है वह वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना बॉडी के भार के कारण लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर होती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट एट विच बायोंसी सपोज टू एक्ट, हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां पर को हमारा
जो बायोंसी फोर्स है वो लग रहा होता है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ बायोंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ बायोंसी इज मोर देन वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बॉडी विल फ्लोट। अगर फोर्स ऑफ बायोंसी ज्यादा होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड से, तो बॉडी हमारी फ्लोट करेगी। अगर फोर्स ऑफ बायोंसी हमारा कम होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड से, तो हमारी बॉडी शिंक कर जाएगी यानी कि डूब जाएगी। ठीक है, इसी सेंस में हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है बॉडी इज इमर्ज्ड होली और पार्शियली। बॉडी अगर पूरी तरीके से या आंशिक रूप से पानी में है तो इट इज लिफ्टेड अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट की जाएगी बाय अ फोर्स, एक फोर्स के द्वारा जो फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एक फोर्स के द्वारा जो कि बराबर होगा जो बॉडी का वेट है उस वेट के बराबर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर अ लिक्विड इट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स और अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अगर बॉडी पानी में है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और दूसरा होता है कि थ्रस्ट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यस इट इज अ ट्रू। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर अ लिक्विड, अगर बॉडी लिक्विड में रखी गई है इट विल सिंक, वो डूबेगी कब, व्हेन जब हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा बॉडी का वेट हल्का होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर, सी ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर अ लिक्विड, अगर लिक्विड में रखें किसी बॉडी को इट विल फ्लोट इफ, वो तैरेगी कब, जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम होगा। बी इज द राइट आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन द अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड होली और पार्शियली इन अ लिक्विड इट इज लिफ्टेड अप बाय अ फोर्स equal to the weight of liquid displaced by the body. This statement is called Archimedes principle. ठीक है, अभी डिस्कस कर लिया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू अपलिफ्ट अ सबमर्ज्ड बॉडी बिकॉज ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट इज नोन एज बायोंसी। ठीक है, एग्री। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ बायोंसी इज ऑलवेज डैश द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, जितना फोर्स उतना ही फोर्स लगेगा जितना बॉडी का वेट होगा, वेट के द्वारा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। नेक्स्ट है द बॉडी विल फ्लोट इफ द फोर्स ऑफ बायोंसी, बॉडी फ्लोट कब करेगी, इफ द बायोंसी इज मोर देन, बायोंसी ज्यादा होगी वेट की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी विल शिंक डाउन, बॉडी डूबेगी कब, द फोर्स ऑफ बायोंसी वो कम होगी वेट की तुलना में, यानी कि वेट ज्यादा होगा तभी डूबेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज कॉल्ड, दो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि कोई पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको हम सेंटर ऑफ बायोंसी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ बायोंसी इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ इमर्ज्ड बॉडी। यस, जो सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है, जो नीचे बॉडी डूबी हुई है उसका सेंटर ऑफ एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोंसी इज डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, वेट ऑफ द बॉडी पे, मतलब लिक्विड के वेट के द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a uniform body 3 meter long, 2 meter wide and 1 meter deep float in water if the depth of immersion is 0.6 meter, then the weight of a body is, तो weight of a body क्या होगा, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट, तो वेट W जो हमें निकालना है और स्पेसिफिक 9.81 ले लेंगे। ठीक है, जो डेप्थ इंप्रेशन है हमारा 0.6 VW यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो W अपॉन 9.81 हमने यहाँ को निकाला, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 3 × 2। ठीक है, 6 को 9.81 से इंटू करेंगे और 0.6 से इंटू कर देंगे, तो हमारा W = 35.3 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक बॉडी कंसिडर करी, ठीक है, जो पानी में फ्लोट कर रही है यानी कि तैर रही है। ठीक है, G सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कंसिडर करा, और एक पॉइंट B जहाँ पे को जो सेंटर ऑफ बायोंसी एक्ट कर रहा होगा, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, W जो है वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, और जो FB है फोर्स ऑफ बायोंसी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हम इस बॉडी में
एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है, इसको इस तरफ के टिल्ट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो तब जो ग्रेविटी का पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो तो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन जो बी है सेंटर ऑफ बायोंसी, वह डिस्प्लेस होके कहीं दूसरे पॉइंट में बी डैश में आ जाएगा। अगर उस बी डैश से हम एक सेंटर लाइन खींचते हैं, तो वह सेंटर लाइन जो बॉडी की सेंटर लाइन से जहां पे कोई कट करेगा, वहां पे कोई जो पॉइंट होगा उसको हम मेटा सेंटर बोलते हैं, ठीक है, मेटा सेंटर बोलते हैं। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस को मेटा सेंटर हाइट बोलते हैं, ठीक है, मेटा सेंटर हाइट बोलते हैं। ओके, इतनी सी बात समझ में आई। इसके अंतर्गत 3 कंडीशंस होती हैं, एक स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन और न्यूट्रल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन तब होती है जब यह इस कंडीशन में होती है, तब वह जब जी ऊपर और बी नीचे, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर और सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे रहती है, तब एक रिस्टोरिंग कपल लगता है जो बॉडी को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, तब कंडीशन हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आती है। अगर जो डिफॉर्मेशन यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा, उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट नीचे आ जाता है और सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर चली जाती है, तब जो कंडीशन आएगी उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर जी और बी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। सेम कंडीशन हमारा सबमर्ज बॉडी में, यानी कि इमर्ज बॉडी जो फुली डूबा हुआ है, यहाँ पे को हमने एक बैलून ले लिया जो हवा में डूबा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो अप ऊपर लगेगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और अगर इसमें भी सेम चीज है, अगर हम इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं हल्का सा, तो इसमें भी 3 कंडीशन आती है, ठीक है। रिस्टोरिंग कपल के कारण अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, तब उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आएगा, और अगर पॉइंट एक्सचेंज हो जाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगा ओरिजिनल पोजीशन में, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और अगर बी और जी यानी कि सेंटर ऑफ बायोंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाते हैं, तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। तो इस टेबल की हेल्प से आप इजीली याद रख सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब फ्लोटिंग बॉडी की कंडीशन में, जब मेटा सेंटर हाइट जी के अबव होगा, एम हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव होगा, और सबमर्ज्ड बॉडी में जब हमारा बी है वह यानी कि सेंटर ऑफ बायोंसी वह अबव होगा जी से, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत जो मेटा सेंटर हाइट है वो नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और सबमर्ज्ड बॉडी में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब हमारा सेंटर ऑफ बायोंसी बी वो होगा बिलो होगा जी से, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में दोनों में एम और जी कोइंसाइड करेगा, और जी बी और जी एक पॉइंट में कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। 87th क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट स्टार्ट ऑसिलेट अबाउट अ पॉइंट नोन एज मेटा सेंटर, ठीक है। अगर हम उसमें मतलब कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, उसको हम हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो वह किसी एक पॉइंट के, जो जहां वो मैंने बताया था कि एक पॉइंट पे जो मीट करते हैं वो उसको मेटर सेंटर कहते हैं, उस मेटर सेंटर के अलोंग ही जो बॉडी है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटा सेंटर हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी। बी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी और मेटा सेंटर, यस, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जी और एम के बीच की डिस्टेंस यानी कि जो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस को मेटा सेंटर हाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ बायोंसी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यस, यह ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब जो बॉडी है, बॉडी का जो जी और सी बी है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बायोंसी है, वह एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटा सेंटर हाइट ऑफ टू फ्लोटिंग बॉडी ए एंड बी आर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर आर रिस्पेक्टिवली, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द बॉडी ए एंड बी हैव इक्वल स्टेबिलिटी। बी है, द बॉडी ए इज मोर स्टेबल देन बॉडी बी। सी है, द बॉडी बी इज मोर स्टेबल देन बॉडी ए, या सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन से हमें ये क्लियर होता है कि जितना हमारा मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा होगी उतना स्टेबल हमारी बॉडी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द बॉडी इट्स सेड टू बी। तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है, तब उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इफ द बॉडी फ्लोटिंग इन द लिक्विड डू नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन and heels further away
when given a small angular displacement the body is said to be neutral equilibrium. wrong, इसको neutral equilibrium नहीं कहेंगे, unstable equilibrium. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a body floating in a liquid occupies a new position and remains at rest in this new position when given a small angular displacement the body is said to be न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज सेड टू बी न्यूट्रल. न्यूट्रल कब कहेंगे? इफ इट्स मेटा सेंटर कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यस, ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज सेड टू बी स्टेबल. बॉडी को स्टेबल कब कहेंगे? जब उसका मेटा सेंटर कोइंसाइड करे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से. नो, तब हम उसको इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे. इस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड सेड टू बी नॉट इन इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर लाइज बिलो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यस, अगर मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई करेगा तो वो हमारी नॉट इक्विलिब्रियम यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, तब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी. नेक्स्ट है, अ सबमर्ज्ड बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल. अगर कोई सबमर्ज्ड बॉडी यानी कि डूबी हुई बॉडी है, उसको हम इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ बायोन्सी. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह सेंटर ऑफ बायोन्सी से नीचे होगी. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड. जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन होता है वह क्या होता है? यह होता है 2 पाई के अंडर रूट के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच जी. ठीक है, ए इज द राइट आंसर. के क्या है आपका? रेडियस ऑफ जायरेशन. एच क्या है आपका? मेटा सेंटर हाइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ अ शिप इज 0.6 मीटर. ठीक है, मेटा सेंटर हाइट आपको 0.6 मीटर दी है और रेडियस ऑफ जायरेशन आपको 4 मीटर दिया है. द टाइम रोलिंग ऑफ अ शिप इज, तो हमें टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे. ठीक है, देख लेते हैं. टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच जी. तो वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करके आंसर आएगा 10.4 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड. लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ पाइप और अ चैनल इज कॉल्ड डिस्चार्ज. यस, लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड आपको डिस्चार्ज कहते हैं. इट इज मेजर्ड इन क्यू मैक्स यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड. यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. और 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेज, जो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर होता है वह किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है. ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ. 1 लीटर ऑफ वाटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? इसका आंसर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज. ए है मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वॉल. यस, ए इज द राइट आंसर. जो वेलोसिटी होगी अगर किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड मैक्सिमम होगी आपकी सेंटर में. ठीक है, और मिनिमम होगी वॉल में. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक कीजिए ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.